हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का अपना परमाणु एवं अणु चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। पहला हमारा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो रासायनिक संयोग के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा डाल्टन का नियम एवं उसमें जो कमियाँ हैं उनको भी हमने देखा। अब हम आज पढ़ते हैं अपना आधुनिक परमाणु का सिद्धांत, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारे डाल्टन के नियम में या सिद्धांत में जो कमियाँ रह गई थी उनको किस तरीके से दूर किया गया है, और अब नई मान्यता है, जो आधुनिक मान्यता है वो क्या है किसी भी परमाणु के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो परमाणु है, डाल्टन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य कण होता है, लेकिन अब जो हमारे परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, परमाणु हमारा कैसा है, विभाज्य कण है। परमाणु एक विभाज्य कण है, विभाज्य कण है। जैसे कि हमें पता ही है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं परमाणु। ये हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। इसमें हमको इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलेगा हमें, और साथ में क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन। कुछ परमाणु में हमारे पास क्या होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, पॉजिट्रॉन, एवं कभी कभी हमको क्या मिल जाता है, मेसॉन मिल जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन के अंदर होते हैं, परमाणु के अंदर होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये चीज़ें तो हमेशा रहेंगी, जबकि किसी किसी में ये सब चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, बाकी चीज़ों में कभी कभी नहीं होती। तो हमारा पहला पॉइंट ये हो गया कि हमारे जो परमाणु होते हैं वो क्या है, एक विभाज्य कण हो सकता है। फिर हम देखते हैं अगला। देखिए, डाल्टन ने हमें ये कहा था कि जो हमारा तत्व है उसके सारे परमाणु कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कभी कभी परमाणु अलग भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तत्व के सभी परमाणु अलग अलग क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। देखिए, डाल्टन ने हमें बताया कि इस तत्व में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। लेकिन हमारे पास अगर हम देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हमारे पास 3 परमाणु हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। ये हमारा हो गया ड्यूटेरियम, और ये वाला हमारा क्या है, ट्राइटियम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पूरा क्या है, ओवरऑल हाइड्रोजन ही है। इसमें हमारे पास कुल मिला के 3 प्रकार के परमाणु हमको मिल रहे हैं। पहला तो 1H1 जिसे हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं, या प्रोटीन भी कभी कभी कह देते हैं। दूसरा हमारा होता है 1H2 जिसे हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम। तीसरा हमारा 1H3 जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइटियम। देखिए, यहाँ पे भार इसका क्या है, हमारे पास 1 है, यहाँ पे भार कितना है, 2 है, और यहाँ पे भार कितना है, 3 है। तो इस तरीके से एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु क्या हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो अलग अलग तत्व होंगे उनके जो परमाणु होंगे वो क्या हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हमें किस में देखने को मिलता है, कैल्शियम में, और किस में, आर्गन में, कि इसका भी हमारा क्या होता है, परमाणु भार 40 होता है। साथ में इसका भी परमाणु भार क्या होता है, 40 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों के जो परमाणु हैं उनका भार क्या आ गया, एकदम समान आ गया है। जबकि डाल्टन ने हमें क्या कहा था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वो एक समान नहीं हो सकते। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि अलग अलग तत्व के परमाणु समान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम का भार भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ऑर्गन का भाई भार क्या आ रहा है, 40 आ रहा है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमारे रासायनिक अपक्रियाओं में परमाणु भाग लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपना चौथा पॉइंट कि हमारी जो रासायनिक अपक्रियाएं होंगी इसमें क्या होगा, कौन भाग लेगा, परमाणु भाग लेगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग ले सकते हैं, या परमाणु भाग
लेते हैं। तो मेरा चौथा पॉइंट हो गया कि चूँकि भी हमारे परमाणु के अंदर बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे हमने पहले देखा, लेकिन फिर भी परमाणु जो होता है हमारा अभी बहुत ही छोटा पार्टिकल है, जो कि क्या करता है, रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो उनका जो संयोजन होता है वो निश्चित हो सकता है, लेकिन सरल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि रासायनिक संयोग होगा। ये हम कह सकते हैं रासायनिक संयोग में परमाणु निश्चित अनुपात में हो सकते हैं। निश्चित अनुपात में हो सकते हैं, किंतु सरल गुणित हो ये जरूरी नहीं है। ठीक, डाल्टन ने हमें बताया था कि जो परमाणु हैं वो आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, उनका अनुपात क्या होता है, निश्चित होता है। साथ ही साथ वो क्या होते हैं, आपस में एकदम सरल गुणित होते हैं। सरल गुणित होने का आशय ये है कि जैसे हमारे पास जल है, देखिए जल में यहाँ पे कितना अनुपात है, 1:2 के अनुपात में है यहाँ पे परमाणु। वैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1:2 क्या है, 2 है। अमोनिया की बात करें अगर तो 1:2 क्या है, यहाँ पे 3 है। तो ये क्या कहलाते हैं, सिंपल सरल गुणित अनुपात कहलाते हैं। लेकिन अगर हम देखें बहुत सारे हमारे पास ऐसे परमाणु हैं, ऐसे यौगिक हैं जिनका अनुपात सरल नहीं है। जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल हमें ग्लूकोज में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे अनुपात क्या है, बहुत बड़े बड़े अनुपात हैं, 6, 12 और क्या है 6 पे हैं। उसी तरह अगर हम सुक्रोज की बात करें तो C12, H22, O11, ये भी क्या है अनुपात, देखिए बहुत बड़े बड़े अनुपात हैं। तो इस तरीके से अनुपात क्या हो सकता है, सरल गुणित हो ये जरूरी नहीं है। सरल गुणित हो भी सकता है और सरल गुणित नहीं भी हो सकता। तो ये हमारा हो गया अपना 5वां पॉइंट। अब हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, वो ये कहता है कि जो हमारे मास होते हैं उनको हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पास फार्मूला है E = mc²। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो हमारा मास है वो किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है। जबकि हमें डाल्टन ने बताया था कि हम परमाणु को नष्ट या फिर क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि हम लोग परमाणु क्या कर सकते हैं, परमाणु को नष्ट कर सकते हैं एवं उसे बना सकते हैं। परमाणु को नष्ट करके नया परमाणु बना सकते हैं। ठीक, ये जो हमें फार्मूला दिया था ये हमें आइंस्टीन ने दिया था। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मास हमारा किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में चेंज हो सकता है। तो ये कुल इतने हो गए हमारे क्या, आधुनिक परमाणु का सिद्धांत हो चुका है। अब हम लोग अपने इसमें आगे देखेंगे कि हमारे जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं ये क्या होते हैं, साथ में इनको प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। तो बने रहिए आप, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।